हेलो गाइस, यूनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ही हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। संविधान एक नियमों का दस्तावेज है, जिन नियमों के दस्तावेज से हमारे देश का शासन प्रशासन का तंत्र चलता है। संविधान के हम उस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे जिसको कि संविधान बनने के स्वीकार करने के दिन ऐड किया गया और जिसका नाम है अनुसूचियां, जिसे शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। उस दिन कुछ छोटी छोटी बातें भारत के संविधान में ऐड नहीं हो पाई। संविधान सभा के सदस्यों ने यह परिकल्पना की कि हम इन छोटी छोटी बातों को, जो कि अति महत्वपूर्ण है, उनके लिए अलग सा शेड्यूल बनाए। तो अलग सी अनुसूचियां बनाई गई, अलग सी शेड्यूल बनाए गए। जो अनुसूचियां बनी दोस्तों, उन्हें अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। इन अनुसूचियों का अध्ययन हमें क्यों करना है और क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों? यदि हम परीक्षा को साइड कर दें, दरकिनार कर दें, तो हमें अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शेड्यूल क्या काम करते हैं, क्यों शेड्यूल्स की परिकल्पना की गई, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिन ग्रंथों, जिन नियमों से हमारे देश का तंत्र चल रहा है, वो नियम हमें मालूम होना चाहिए। और इसके बाद एग्जाम की दृष्टि से भी ये शेड्यूल महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समय कम है, 2020 का खेला खेलना है और हम एक एक शेड्यूल पे बात करते हैं। क्या कहता है पहला शेड्यूल? फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है दोस्तों? फर्स्ट अनुसूची कहती है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। यह कह रहा है, संघ की बात कर रहा है तथा उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना है भारत। हमारा देश राज्यों का एक संघ है। और पहली अनुसूची कहती है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र की बात करती है। और वर्तमान में इस संघ के अंदर 28 स्टेट है दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सिर्फ हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान का पहला शेड्यूल कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। दूसरी अनुसूची पे आते हैं दोस्तों। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची वेतन का प्रावधान करती है। किसके वेतन का प्रावधान करती है? जिस दिन संविधान बना उस दिन ये बात संविधान में ऐड करना संविधान सभा के सदस्य भूल गए कि संवैधानिक पदों पर रहने वाला व्यक्ति कितना वेतन लेगा और किसको कितना वेतन दिया जाएगा। तो संवैधानिक पदों पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वेतन का प्रावधान संविधान की अनुसूची 2 में किया गया। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ का प्रावधान किया गया। संवैधानिक पदों पर रहने वाले प्रत्येक पदाधिकारी के शपथ का प्रावधान है। एमपी के शपथ का प्रावधान है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के शपथ का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस, इन सब के शपथ का प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3। ध्यान देना दोस्तों, अनुसूची 3 में 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप नहीं है। पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अलग से आर्टिकल में दिया गया है और वो आर्टिकल है 60। दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 69 में दिया गया है और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 159 में दिया गया। 3 संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल आर्टिकल 159। 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप शेड्यूल 3 में नहीं है और बाकी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया। चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा के लिए होगी, जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया। 6वीं अनुसूची दोस्तों, 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। यह पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का प्रावधान किया गया है और दोस्तों इसको याद कैसे करना है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में कंफ्यूजिंग नहीं होना है। इसको ए से असम होगा, टी से त्रिपुरा होगा और एम स्क्वायर कर देना है मिजोरम और मेघालय, यानी कि एटीएम का स्क्वायर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों 6वीं अनुसूची के अंदर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची कहती है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों को पृथक किया गया है, पावर को डिवाइड कर दिया गया है और 3 सूचियां बनाई गई है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। और तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि आपको ध्यान यह देना है कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत किया गया है। दोस्तों 8वीं अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 8वीं अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है। संविधान जिन भाषाओं को मान्यता देता है उन भाषाओं का प्रावधान 8वीं अनुसूची में, और मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी। वर्तमान में 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में हो चुकी हैं। 14 भाषा के बाद कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, दोस्तों यही आपको याद रखना है कि कब ये भाषाएं जोड़ी गई। पहली जो भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ये भाषाएं आपको याद रखनी है कि 14 भाषा के बाद 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21 अमेंडमेंट 1967 के द्वारा।
71 अमेंडमेंट 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मूल संविधान की ये 8 अनुसूचियां। दोस्तों, 9वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी, जिसको संविधान लागू होने के बाद डाला गया? 9वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों जमीन से जुड़े हुए मुद्दे डाले गए। 9वीं अनुसूची में जमीन से जुड़े हुए मुद्दे डाले गए और 1951 ईस्वी में पहले संविधान संशोधन, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में जमीन से जुड़े हुए मुद्दे डाले गए और एक लाइन ऐड कर दी गई दोस्तों कि सरकार जब भी किसी व्यक्ति विशेष की जमीन राष्ट्र के विकास के लिए लेगी, राष्ट्र हित के लिए लेगी, वो व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद के विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि सरकार ने 1975 के बाद व्यक्ति विशेष की जमीन को लेकर अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। 10वीं अनुसूची एक महत्वपूर्ण अनुसूची है दोस्तों। जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो हमारी सरकारों में स्थिरता आई, यानी कि इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं करेगा। यदि वो दल बदल करेगा तो वो अपने पद से त्याग पत्र देकर दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकता। तो दल बदल जब इस अनुसूची में ऐड किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, तो दोस्तों सरकार में स्थिरता आई। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई दोस्तों, वो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया और पंचायतों को पावर दी गई। 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भी जोड़ा गया और नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया। जिस तरीके से 11वीं अनुसूची में पंचायतों को पावर दी गई, उसी तरीके से जो नगर प्रशासन है, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, इन त्रिस्तरीय नगर प्रशासन को भी 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों ये थी 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां आपको कैसे लगी, यानी कि समय कम है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये शेड्यूल समझ में आई होगी। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कल इससे पूरी 12 अनुसूचियों की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।